हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। क्लास 10th के एग्ज़ाम स्पेशल इस सारे वीडियो में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब जान रहे हो, अभी अरिहंत के मॉडल सेट जो इस बार निकाला है टर्म फर्स्ट के लिए, उसी का सॉल्यूशन कंटिन्यू करा जा रहा है, जिसमें आज ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का सेकेंड लेक्चर होगा, जिसमें हम लोग MCQ करेंगे। पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 12 तक करके हम लोग बाहर निकल गए थे, 13 से कंटिन्यू करेंगे समझते हुए क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड जो भी डाउट बनेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, इज इट रियली ट्रू और अ मिथ दैट स्टार्स अपीयर हायर देन दे एक्चुअली आर? क्या ये कहना सही है या जो हम जानते हैं गलत जानते हैं कि तारा जहाँ पर है उससे ऊंचाई पर दिखाई देता है? अगर सही है तो किस कारण से? पहली बात कि ये स्टेटमेंट सही है। कैसे सही है आप गौर से देखो। जैसे मान लो कि यहाँ पर मेरे पास एक स्टार है, हम यहाँ ग्राउंड से इसको देख रहे हैं, थोड़ा तिरछा बनाते हैं ऐसे। यहाँ पर एक स्टार है और यहाँ पे बहुत सारे मीडियम हैं, बहुत सारे लाखों मीडियम क्रॉस करते हुए हम आगे बढ़ते हैं स्टार देखने के लिए। सबका अलग अलग डेंसिटी है। मान लो कि हम फिलहाल एक ऐसे मीडियम को डिस्कस कर रहे हैं, ज़्यादा फिगर कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे हैं, हम दो ही मीडियम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। अब कभी भी कोई भी स्टार अपने को कब दिखाई देगी? जब स्टार से निकल करके लाइट अपने आँखों तक पहुँचेगी। चलो, हमने एक यहाँ से लाइट लिया, अगर यहाँ पर सेम मीडियम होते तो ये लाइट सीधे अपने आँखों तक ऐसे पहुँच जाती है और हमने देख ली। लेकिन लाइट मान लीजिए ऐसे आया, यहाँ पर अब मीडियम चेंज कर रहे हैं, ये करेगा रिफ्रैक्शन। हमने यहाँ एक नॉर्मल प्लॉट कर लिया दोनों मीडियम के सेपरेटिंग लाइन पर। अब अगर आप मान लो कि जो रिफ्रैक्टिंग रे है, सॉरी ये इंसिडेंट मीडियम, आँख पर ये जो सेकेंड मीडियम है, अगर ये मीडियम डेंसर बन जाए, जो जनरली होता है ऊपर जाने पर डेंसिटी घटता है, रेयर मीडियम हो जाए, तो लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट होकर थोड़ा सा नीचे की तरफ दिखाई देगा। मान लो हल्का सा टुवार्ड्स नॉर्मल ये बेंड कर गया। अब यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है, कोई भी एक यहाँ पर आँख है जो इन चीज़ों को देख रहा है। अब जब भी लाइट आप किसी भी चीज़ से निकाल कर देखते हो तो लाइट का प्रोपागेशन कैसे होता है? स्ट्रेट पाथ पे। तो इन चीज़ों को ये यहाँ ना देख करके सीधे जब लाइट हम ऐसे पीछे बैक करेंगे तो ये हमें कहाँ अपीयर होता हुआ दिखाई देगा? अब ये स्टार एक्चुअली ऐसे लाइट आया, अपने ओरिजिनल पाथ से टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड करके इसकी आंखों पर पड़ा, लेकिन आँख किसी भी चीज़ों को देखेगा कैसे? सीधा तिरछा लाइन पर तो कभी आँख देखेगा नहीं, यहाँ से आँख लगा करके ऐसे। तो इन चीज़ों को ये क्या करेगा? और ऊपर उठा करके अपीयर करेगा, जहाँ पर ओरिजिनल स्टार है उसका इमेज कहीं ना कहीं ऊपर जा करके बनाएगा। तो सही बात है कि जहाँ पर ओरिजिनली स्टार होता है उससे ऊपर उठ करके अपने को दिखाई देता है। और ये किस कारण से होते हैं? जो मीडियम के रिफ्रैक्शंस है, अलग अलग मीडियम के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वहाँ जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, उसी रिफ्रैक्शन के कारण ये सब फिनोमेना हो रहा है। और इसी कारण इसका ट्विंकलिंग इफेक्ट भी आता है, जो स्टार हमें चमकते हुए दिखाई देता है। यस, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ऑप्शन नंबर सी। एक चीज़ और जानते हो, रिफ्रैक्शन के कारण ही सनराइज और सनसेट में अपने को 4 मिनट का डिफरेंस मिलता है। अगला क्वेश्चन वही कह रहा है कि व्हिच फेनोमेना इज डिपिक्टेड इन द डायग्राम गिवन बिलो। पहले आप गौर से एक डायग्राम देखेंगे, ये डायग्राम, और इस डायग्राम में कुछ ऑप्शन दे रहा है। कुछ ऐसा एटमॉस्फेयर बनाए हुए है, ये अर्थ है, ये अर्थ है, इसके चारों तरफ कुछ ना कुछ एटमॉस्फेयर है। यहाँ पर कोई एक ऑब्जर्वर है, केवल यहाँ पर ऐसे आँख बनाए हुए हैं, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। यहाँ पर सूरज कब दिखाई देगा? जस्ट जहाँ से भी सूरज है, मतलब ओरिजिनली जब सूरज यहाँ पहुँच जाए तो दिखाई देना शुरू हो जाएगा, और जब यहाँ पहुँच जाए घूमते हुए, एक्चुअली घूम तो सूरज नहीं रही है, अर्थ घूम रही है, लेकिन ऐसे घूम रही है कि हमें लग रहा है कि सूरज घूम रहा। हम ऐसे में वापस यहाँ, तो यहाँ अपने को क्या दिखाई दे रहा है? सनराइज, और यहाँ क्या होता है? सनसेट। कुछ ऐसा फिगर दिखा रहा है कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण जब सन यहीं है तो ऐसे लाइट घूम चुकी, लाइट एक्चुअली तिरछा नहीं पास करती है, लेकिन लगातार इतना ना एटमॉस्फेयर है कि हर जगह थोड़ा थोड़ा लाइट का बेंडिंग करवाएगा, और बेंडिंग करवाने के कारण ये लग रहा है कि ये कर्व लाइट जा रहा है, कर्व लाइट नहीं है। और इस सन को ये यहाँ से उठा करके कहीं ना कहीं आपको यहाँ दिखा रहा है।
तो ये ओरिजिनल लाइन आपका ये है, इससे ऊपर जब सन निकले तब सूर्योदय दिखाई देगा, और इसके अंदर जब चला जाए तो सूर्यास्त हो जाएगा। बट सूर्योदय होने से पहले ही ड्यू टू रिफ्रैक्शन इसका इमेज ये कहाँ बना दिया, यहाँ बना दिया, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और इसमें ये 2 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम लेता है, मतलब सूर्योदय से 2 मिनट पहले सन दिख जाता है और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक सन दिखते रहता है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ही रिफ्रैक्शन वाला फेनोमेना इसको यहाँ से उठा करके यहाँ दिखा देता है। अर्ली सनराइज एंड लेट सनसेट, इन ये फिगर किसको डिपेक्ट कर रहा है, सनराइज अर्ली और सनसेट लेट। मतलब इसको और क्लियरिफाई करो तो सूर्योदय सनराइज से 2 मिनट पहले सूर्य दिख जाता है, आसमान साफ हो तो, और सनसेट के 2 मिनट बाद तक दिखते रहता है। मतलब एक्चुअल सनराइज और सनसेट में 4 मिनट का डिफरेंस आता है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। स्टार्स नियर द हॉरिजॉन्टल ट्विंकल मोर देन दोज डेट आर ओवरहेड। ट्रू स्टेटमेंट है कि फर्स्ट स्टेटमेंट है? बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। कह रहा है कि जो स्टार्स अपने को सर के ऊपर दिखाई देता है उसके बनिस्पत जो स्टार सामने हॉरिजॉन्टली दिखाई देता है वो ज़्यादा ट्विंकलिंग करता है। कारण पहले बताओ कि सही स्टेटमेंट है कि गलत स्टेटमेंट है? ये स्टेटमेंट सही है। ओवरहेड का स्टार हॉरिजॉन्टल स्टार से कम ट्विंकल करता है, मतलब हॉरिजॉन्टल वाला ज़्यादा ट्विंकलिंग करता है। कैसे? इसको भी आप समझ सकते हैं आसानी से। आप ये चीज़ जानते हो कि ट्विंकलिंग का मतलब क्या है? रिफ्रैक्शन के कारण जो लाइट डेविएट करता हुआ आता है, कभी जल्दी से, कभी लेट से, कभी जल्दी से, कभी लेट से, और ये ट्विंकलिंग का इफेक्ट दिखाता है। अब जैसे मान लो कि हम यहाँ पर हैं, एक ऑब्जर्वर यहाँ पर है, एक स्टार जस्ट इसके माथे पर है, यहाँ पर एक स्टार चूँकि बहुत दूर है, इसको यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल तो नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन अपने को दिखता है हॉरिजॉन्टल आसमान ऐसे करने के बाद। अब यहाँ से जो लाइट ऐसे ओवरहेड में आई 0 डिग्री के एंगल पर, 0 डिग्री के एंगल पर इंसिडेंट होने पर लाइट बिना डेविएशन की नीचे आ जाते हैं। लाइट में अगर डेविएशन नहीं हुआ तो ये स्टार आपको ट्विंकलिंग करता हुआ नहीं दिखाएगा। लेकिन यही स्टार अगर जैसे जैसे तुम बेंड कराओगे, मान लो कि हमने यहाँ से लेकर के आया ऐसे, ये अपने ओरिजिनल पाथ से, या तो डेंसर से टेढ़ा होगा, ऐसे होंगे, या नहीं तो ऐसे होंगे। अपना पाथ जैसे ही चेंज करेगा उस समय इसका ट्विंकलिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो वर्टिकल लाइन में 0 डिग्री के एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डेविएशन चूँकि नहीं होता है, आई और आर दोनों 0 डिग्री होते हैं, तो ओवरहेड के केस में हमें ट्विंकलिंग नहीं दिखता है। लेकिन जैसे जैसे हम ओवरहेड से हॉरिजॉन्टल की तरफ आएंगे उसका एंगल ऑफ डेविएशन ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ रिफ्रैक्शन ज़्यादा होंगे, ट्विंकलिंग करना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सही स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। एट नून द सन अपीयर्स व्हाइट एज, दोपहर के समय सन व्हाइट दिखाई देता है। सनराइज और सनसेट के समय सूरज हल्का येलोइश रेडिश कलर लेकर दिखाई देते हैं। क्या कारण है? तो एक्चुअली होता क्या है, इन सब चीज़ों को जानने से पहले आप स्कैटरिंग समझेंगे कि स्कैटरिंग क्या होता है। स्कैटरिंग क्लियर होगा तभी ये सब चीज़ होगा। चूँकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि आसमान का कलर ब्लू क्यों होता है, ड्यू टू स्कैटरिंग। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, सनराइज और सनसेट के समय सूरज हल्का येलोइश या रेडिश लेकर के दिखाई देता है, क्यों? ड्यू टू स्कैटरिंग। दोपहर में सूरज अपने को व्हाइट दिखाई देता है, क्यों? ड्यू टू स्कैटरिंग। इन सब स्कैटरिंग के पीछे का क्या कारण है और स्कैटरिंग होता क्या है पहले गौर से करेंगे। आप बारी बारी से समझो, ये कौन सा फेनोमेना है? रिफ्लेक्शन, ये कौन सा फेनोमेना है? रिफ्रैक्शन। मान लो कि कोई लाइट ऐसे आया, स्ट्राइक किया, भाग गया, इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड लाइट। और इसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टेड लाइट। अब जरा ये चीज देखो कि स्कैटरिंग क्या है। सनलाइट या कहीं से भी कोई भी लाइट किसी मीडियम में जब पड़ता है तो उस मीडियम के मॉलिक्यूल पहले उस लाइट को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद वो अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंगली लाइट को इमिट करता है। जैसे मान लो कि मेरे पास कोई एक मीडियम है, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल हैं, हम इसको एक समझने के लिए मोटा सा चौड़ा सा फिगर बना रहे हैं। मान लो कि कोई लाइट यहाँ से आया, जो लाइट सरफेस से स्ट्राइक करके भाग गए,
कुछ लाइट अंदर एंट्री करा, कुछ परसेंट लाइट इसके अंदर, मान लो कि यहाँ से लाइट आया है 100%, इसका हम कह रहे हैं कि 10% रिफ्लेक्ट कर गया, ठीक है। तो अंदर कितना एंट्री किया, 90%, बस समझने के लिए बता रहे हैं 90% यहाँ से। उसके बाद यहाँ से जब ये निकला तो कुछ मान लो कि ये 50% निकल पाया, मतलब 40% ये क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। 40% लाइट क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। 100% लाइट आया, 10% मान लो कि रिफ्लेक्ट हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट। हम इतना आसानी मतलब डीप में इसलिए बता रहे हैं कि बच्चे यहाँ पर स्कैटरिंग में कंफ्यूज कर जाते हैं, ऐसे समझो समझ जाओगे। इंसिडेंट 100% आया, 10% हमने रिफ्लेक्ट कर दिया, जो 90% बचा वो अंदर आया इस मीडियम में, मीडियम से बाहर इमर्ज किया, इसको हम लोग बोलते हैं इमर्जेंट लाइट। इमर्ज किया, इमर्ज कितना किया, 50%, 90% एंट्री हुआ, 50% इमर्ज किया, 40% लाइट अंदर चुरा लिया। अब ये जो 40% लाइट ये मीडियम चुराया, जो एनर्जी चुरा लिया, ये एनर्जी हमेशा चुरा के नहीं रखता, फिर अपने मन से अपने अकॉर्डिंगली लाइट का वेवलेंथ चेंज करके, घटा करके, बढ़ा करके, और ये सब कुछ डिपेंड करता है इस मीडियम के नेचर पर, ये बाद में लाइट को इमिट करेगा। जो एब्जॉर्ब लाइट था आफ्टर सम टाइम, ये एब्जॉर्ब लाइट अब क्या करेगा, ये अपने अकॉर्डिंगली यहाँ से जो इस मीडियम का नेचर होगा ये इमिट करेगा, इमिटेड लाइट। जो 40% लाइट जो चुराया था वो कभी ना कभी वापस से बाहर वो छोड़ लेगा। तो जो एब्जॉर्ब लाइट थे वो मीडियम वापस से इमिट किया है, इस इमिटेड लाइट को हम लोग बोलते हैं स्कैटर्ड लाइट, और ये फेनोमेना कहलाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक, स्कैटरिंग ऑफ लाइट डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेम्डा होता है। स्कैटरिंग हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेम्डा। लाइट का वेवलेंथ जितना कम होगा स्कैटरिंग उतना ज़्यादा होगा, वेवलेंथ जितना ज़्यादा होगा स्कैटरिंग उतना कम होगा, यही होता है स्कैटरिंग। अब आएंगे बारी बारी से ऑप्शन के ऊपर। कह रहा कि दोपहर के समय सन हमें व्हाइट अपीयर होता है, क्यों? क्योंकि दोपहर के समय इतना क्लियर होगा कि ये स्कैटरिंग हुआ क्या है। हर एक मीडियम लाइट को एब्जॉर्ब करके जो अकॉर्डिंगली इमिट करता है उसको हम लोग बोलते हैं स्कैटरिंग। दोपहर के समय में सनलाइट डायरेक्टली ओवरहेड पर ऐसे आती है हाई इंटेंसिटी, तो हाई इंटेंसिटी में ऑलमोस्ट लाइट जो होता है डायरेक्टली अर्थ पे पहुंचता है, वहाँ पे मीडियम स्कैटरिंग नहीं करता है। स्कैटरिंग अगर नहीं कर रहा है तो जानते हो कि सनलाइट कैसा है, व्हाइट कलर का है, ओरिजिनल लाइट सनलाइट व्हाइट कलर के हैं। तो दोपहर के समय मीडियम में स्कैटरिंग कम होते हैं। स्कैटरिंग कम होते हैं मतलब ऑलमोस्ट लाइट कैसे पहुंचते हैं, डायरेक्ट लाइट, वो स्कैटर्ड लाइट नहीं होते हैं, डायरेक्ट लाइट होते हैं। जो स्कैटर्ड लाइट अगर होंगे तो स्कैटर्ड लाइट का जो वेवलेंथ होगा, क्योंकि हर एक कलर का अपना अपना वेवलेंथ होता है, रेड का अलग वेवलेंथ, ग्रीन का अलग, वायलेट का अलग, सबका अलग अलग वेवलेंथ होगा। इमिटेड लाइट जिस कलर का मतलब जिस रेंज का वेवलेंथ निकालेगा वही कलर उस समय हमें दिखाई देगा। बट दोपहर में क्या होता है कि लाइट स्कैटरिंग नहीं करता है ज़्यादा, डायरेक्ट लाइट पहुंचते हैं। डायरेक्ट लाइट मतलब कैसा अपीयर होगा, वो व्हाइट कलर के आएंगे। वही सुबह के समय और शाम के समय जो स्कैटरिंग होता है, क्योंकि अभी देखो कि स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा किस कलर का होता है, मतलब वो ये जिसका वेवलेंथ ज़्यादा उसका स्कैटरिंग कम। जो आप देख रहे हो स्कैटरिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो जब देख लो कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होता है, लैम्डा रेड का सबसे ज़्यादा होता है और लैम्डा वायलेट का सबसे कम होता है। तो स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा किसका होगा, रेड का, सॉरी सबसे कम स्कैटरिंग किसका होगा, रेड का स्कैटरिंग सबसे कम होगा और वायलेट का स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होगा। स्कैटरिंग रेड सबसे कम होंगे और स्कैटरिंग वायलेट सबसे ज़्यादा होगा। यही कारण है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमें हल्का रेडियस और येलोइश कलर लेकर के सन दिखाई देता है। छोड़िए हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन पे। इमरजेंसी सिग्नल एंड डेंजर सिग्नल आर रेड बिकॉज रेड कैन ट्रेवल्स
लॉन्गर डिस्टेंस विदाउट बीइंग स्कैटर्ड। सही बात है, अभी हम लोग देख रहे हैं रेड कलर का स्कैटरिंग बहुत कम है, वेवलेंथ ज़्यादा है, ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बिना स्कैटर्ड हुए, बिना मीडियम में डेविएटेड हुए। इसी कारण इमरजेंसी सिग्नल या रेड सिग्नल हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं, सिग्नल के रूप में हम लोग रेड लाइट ज़्यादा दिखाते हैं। इसके पीछे का लॉजिक यही है कि लेमडा का रेड का वेवलेंथ ज़्यादा होता है, वेवलेंथ ज़्यादा होने से स्कैटरिंग कम होगा, स्कैटरिंग कम होगा मतलब मीडियम से अगर क्रॉस होगा तो मीडियम में वो डेविएट कम होगा, विचलित कम होगा और डायरेक्ट प्रोपागेशन लॉन्ग डिस्टेंस तक करेंगे। यही कारण है कि सिग्नल के रूप में हम लोग रेड कलर यूज करते हैं। सही बात है, ट्रू स्टेटमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 18 कह रहा है द क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज, फिर वही है स्कैटरिंग। ऑप्शन पहले देख लेते हैं, फिर उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्या होना चाहिए ऑप्शन। क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज ब्लू लाइट गेट्स एब्जॉर्ब्ड इन द एटमोसफेयर। सरासर गलत बात है। वायलेट रेडिएशन आर एब्जॉर्ब्ड इन द एटमोसफेयर, गलत बात है। वायलेट एंड ब्लू लाइट्स गेट स्कैटर्ड मोर देन लाइट ऑफ द अदर कलर्स बाय द एटमोसफेयर, हाँ ये बात सही है। लाइट ऑफ ऑल कलर्स इज स्कैटर्ड मोर, नहीं ये भी गलत बात है। सी ऑप्शन कह रहा कि वायलेट का और ब्लू का स्कैटरिंग ज़्यादा होता है क्योंकि सबसे, और वायलेट कलर अपने विजिबल रीजन में आता है नहीं, तो जस्ट इसके बाद क्या आता है, जो भी ब्लू कलर आता है स्कैटरिंग इधर से आप देखोगे तो VIBGYOR, VIBGYOR, तो सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग किसका होगा, वायलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू। तो चूंकि ये सब जो रीजन है वो जल्दी से अपने विजिबल रीजन के वेवलेंथ प्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो विजिबल रीजन में सबसे शॉर्टेस्ट वाला वेवलेंथ है वो कौन सा है, ब्लू है। यही कलर है कि वेवलेंथ ब्लू कलर स्कैटर्ड तो सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है, वायलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, बट ये अपने आँख के विजिबल वेवलेंथ जो आते हैं उससे ये मैच नहीं करता है, जिस कारण से अपने को दिखाई देता है क्लियर कलर ब्लू। अच्छा, फिर इधर कुछ कॉलम दे रहा है 1, कॉलम दे रहा है 2 और इसमें मैच करना किससे रिलेटेड फेनोमेना कौन है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स किससे मैच करवाएंगे, हम ऑप्शन पढ़ देते हैं। डिस्पर्सन, इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन भी एक ऑप्शन है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। रेनबो फॉर्मेशन, स्कैटरिंग, रेनबो फॉर्मेशन किसके कारण होगा, स्कैटरिंग, डिस्पर्सन, इंटरनल रिफ्लेक्शन, एक तो हम लोग भर चुके हैं। तो रेनबो फॉर्मेशन किससे होगा, डिस्पर्सन। व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड, क्लाउड का कलर व्हाइट क्यों आएगा, ड्यू टू स्कैटरिंग। और ग्लिटिंग ऑफ डायमंड ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर, मतलब ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, स्कैटरिंग, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ए का आर एक ही ऑप्शन दिख रहा है, सी नंबर 19 का सी, ए का आर, बी का पी, सी का एस और डी का क्यू। मीन्स ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, रेनबो फॉर्मेशन, डिस्पर्सन, व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड्स, ये आ जाएंगे स्कैटरिंग। और ग्लिटरिंग ऑफ डायमंड, चमकना डायमंड क्यों ग्लो करता है, ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है आप सबको पता होगा कि जब भी लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ प्रोपागेट करती है, मतलब इंसिडेंट मीडियम डेंसर और रिफ्रैक्टेड मीडियम रेयर, उस केस में भी एंगल ऑफ इंसिडेंस का वो वैल्यू जो कि उस मीडियम के क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाए तो लाइट रिफ्रैक्ट करने के बजाय क्या कर जाता है, रिफ्लेक्ट कर जाता है। जैसे मान लो ये मेरा डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, हमने लाइट को ऐसे लेके आया और क्रिटिकल एंगल कैसे डिफाइंड होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस का वो वैल्यू जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना डिग्री का आ जाए, 90 डिग्री आ जाए और जस्ट मीडियम को चूमते हुए निकल जाए। तो ये सिचुएशन किसका है, क्रिटिकल का। और अब लाइट को जब क्रिटिकल के ज़्यादा एंगल पर लेके आओगे तो ये बजाय रिफ्रैक्शन क्या कर जाता है, रिफ्लेक्शन। इस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बढ़िया से जानते होगे। और क्रिटिकल एंगल ये याद करने का चीज़ है, आई क्रिटिकल किसके लिए, वाटर के लिए, आई क्रिटिकल ग्लास के लिए, आई क्रिटिकल डायमंड के लिए, ये सब चीज़ों का क्रिटिकल एंगल डिफाइंड होता है। वाटर का क्रिटिकल एंगल अप्रॉक्सीमेटली 48 दशमलव समथिंग मतलब 49 डिग्री के आसपास आता है।
ग्लास के लिए 41.84 अप्रॉक्सीमेटली 42 डिग्री, और डायमंड के लिए ये अप्रॉक्सीमेटली 24 डिग्री आता है। डायमंड के लिए क्रिटिकल एंगल कम होने के कारण ही ये जल्दी PIR कर लेता है और डायमंड ग्लो करते रहता है। तो याद रखेंगे, क्रिटिकल एंगल वाटर के लिए 49, ग्लास के लिए 42 और डायमंड के लिए 24। नेक्स्ट जो भी है, द ऑरेंज रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन ड्यूरिंग राइज एंड सेट, सनराइज और सनसेट के समय दिखाई देता है, क्यों? ड्यू टू स्कैटरिंग, अभी डिस्कस करके आगे बढ़े हैं। नेक्स्ट, ब्लूइश कलर्स ऑफ वाटर इन डीप सी इज ड्यू टू, फिर से वही है, डीप सी में जाने पर पानी का कलर अपने को ब्लू दिखाई देता है, क्यों? ड्यू टू, फिर से वही स्कैटरिंग, मीडियम में ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, ज़्यादा स्कैटरिंग होगा, और स्कैटरिंग के बाद सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग किस कलर का होता है? वायलेट, इंडिगो, ब्लू। बट वायलेट और इंडिगो अपने विजुअल रेंज से बाहर का चीज़ है, तो हम लोग चले जाते हैं कहाँ पर? ब्लू पर। मतलब शॉर्टर वेवलेंथ ब्लू है, ब्लू का स्कैटरिंग मोर होगा, जिस कारण डीप ओशियन में जाने पर हमें वाटर का कलर ब्लू दिखाई देता है, ड्यू टू नंबर ऑफ मोर स्कैटरिंग। और स्कैटर्ड लाइट सबसे ज़्यादा किसका निकलता है? ब्लू का। चलेंगे आगे, द कलर ऑफ हेडलाइट्स सुटेबल फॉर व्हीकल इन फॉगी वेदर इज, फॉगी वेदर में गाड़ी के हेडलाइट में सबसे ज़्यादा सुटेबल कलर कौन होता है? जो आपका ट्रेडिशनल कलर है, येलो कलर। क्या कारण है इसके पीछे? येलो, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, रेड एंड ऑरेंज। तो आपके गाड़ी के हेडलाइट में जो फॉगी रीजन में, चूंकि वही है, फिर से फॉगी रीजन देके आपसे ये करवाना चाह रहा है कि स्कैटरिंग, चूंकि अगर हम मान लो कि रेड, ऑरेंज, ऊपर से जो ये सब कलर लेंगे, तो ये अब चूंकि ये जो है ब्लू, इंडिगो, वायलेट, ग्रीन, इन सब चीज़ों से उतना ज़्यादा लाइट आप देख नहीं पाते, मतलब क्लियरिफाई के लिए ये सब लाइट अच्छा नहीं है। क्लियरिफाई के लिए आप क्या यूज करते हो? या तो व्हाइट लाइट, नहीं तो येलो लाइट। तो इन सब चीज़ों में, ग्रीन लाइट, ब्लू लाइट में आप चीज़ों को देख नहीं पाओगे। स्कैटरिंग अलग बात है कि कम होगा, बट देख नहीं पाओगे। इस कारण से अपने को ट्रेडिशनल कलर जो होता है येलो कलर, आप रोड पर भी देखोगे, जब व्हाइट कलर लेके कोई बाइक वाला आता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन महसूस करवाता है। तो फॉगी रीजन में हम सबसे बढ़िया लाइट सुटेबल कौन मानते हैं? येलो कलर। टू ऑब्जर्व टिंडल इफेक्ट द साइज ऑफ द स्कैटर्ड मस्ट बी स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, नहीं, सरासर गलत बात है, इक्वल होना चाहिए। टिंडल इफेक्ट होने के लिए कोलॉइडल पार्टिकल का जो साइज होना चाहिए उसमें पड़ने वाले वेवलेंथ के बराबर होने चाहिए। यहाँ कह रहा है कि मस्ट बी स्मॉलर देन, गलत बात है, फॉल्स स्टेटमेंट है। लास्ट क्वेश्चन, द स्काई अपीयर्स डार्क टू पैसेंजर फ्लाइंग एट वेरी हाई एल्टीट्यूड मेनली ड्यू टू, हाँ ये चीज़ भी अच्छा है। आप अगर कोई आदमी फ्लाइट पे से सफ़र करे होगे, काफ़ी हाई अल्टीट्यूड पे जाने के बाद आप आसमान देखो तो आसमान आपको काला दिखाई देगा, क्योंकि आप वहाँ पे लगभग जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के अपर पार्ट पे होते हो, एटमॉस्फेयर क्रॉस करने वाले होते हो। वहाँ पे क्योंकि जब एटमॉस्फेयर क्रॉस कर रहे होते हो तो वहाँ पर स्कैटरिंग क्या होगा? कम होंगे। स्कैटरिंग जब कम होंगे, स्कैटरिंग न के बराबर होंगे, तो उसके ऊपर का दुनिया, जो भी सनलाइट होगा वो क्या होगा? डायरेक्टली पहुँच रहा होगा, तो उसके ऊपर का दुनिया तुम्हें क्या दिखाई देगा? काला काला। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज नो इनफ एट सच हाइट, वही ऑप्शन दिखा रहा है कि जब हम एल्टीट्यूड पे जाते हैं ज़्यादा, जैसे मान लो ये अपना अर्थ है, ये अपना अर्थ है, अर्थ का एटमॉस्फेयर इतना दूर है, इसके बाद कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, और मान लो कि अपना जो हवाई जहाज़ है वो इस रीजन में उड़ रहा है, मतलब जस्ट अपने एटमॉस्फेयर को क्रॉस करने वाले हाइट पे। एटमॉस्फेयर क्रॉस करके तो ऊपर नहीं उड़ सकता है, क्योंकि फिर सबको ऑक्सीजन सिलेंडर देना पड़ेगा, तो जस्ट एटमॉस्फेयर के अपर पार्ट पे उड़ता है। अब यहाँ पे जो इतना सा मीडियम है, इतना ही मीडियम से लाइट का स्कैटरिंग होगा, वो उतना सफिशियंट नहीं है, क्योंकि जब यहाँ पर स्कैटरिंग हो करके हमें लाइट पड़ता तो उसके ऊपर का कलर वही कलर दिखाई देता, बट यहाँ पर स्कैटरिंग हो ही नहीं पा रहा है। हमें डायरेक्ट सनलाइट आंखों तक पहुँच जा रहा है, तो डायरेक्ट सनलाइट जब आएगा तो उसके पीछे का पूरा रीजन को क्या दिखाई देगा? ब्लैक ब्लैक। आप इन चीज़ों को प्रैक्टिकली देख सकते हो। जैसे मान लो कि अगर हम यहाँ से, तुम कहीं पे खड़े हो रात में, दिन में तो चूँकि सनलाइट इतना होता है कि पता नहीं चलता है, रात में खड़े हो और कहीं से कोई टॉर्च जला करके, उसके पीछे ऐसा नहीं कि पूरा अंधेरा है, उसके पीछे भी कुछ ना कुछ है, या सामने देखना लो रोड पे, जब गाड़ी वाला सीधे डायरेक्ट लाइट तुम्हारे आंखों पर डालता है तो उसके पीछे का सब कुछ क्या दिखाई देता है?
ब्लैक, कुछ दिखता ही नहीं है। वही कुछ यहाँ से होता है, डायरेक्टली सनलाइट आके कहाँ स्ट्राइक कर रहा है, क्योंकि यहाँ स्कैटरिंग हो नहीं पा रहा है, तो सनलाइट जाके डायरेक्टली कहाँ स्ट्राइक कर रहा है, जो बड्डी आदमी देख रहा है हवाई जहाज से मुंडी निकाल करके उसके आंखों पर। तो जब सनलाइट डायरेक्टली इसके आंखों पर पड़ रहा है तो उसके बाद उसका पूरा दुनिया कैसा दिखाई देगा, काला, उसके पीछे कुछ दिखाई नहीं देगा। वही अगर स्कैटरिंग करते हुए आता तो स्कैटरिंग करते हुए आता, जो कलर स्कैटर्ड होता उस कलर का वो आसमान दिखाई देता। बस यही सिंपल सा फंडा है। तो इस तरीके से आपका टोटल MCQ ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का भी ओवर हो गया। सारा वीडियो प्लेलिस्ट में सीक्वेंस बाय सीक्वेंस डाला हुआ है, एक बार जा करके ढंग से देख लेंगे, यकीन मानिए बहुत फ़ायदा होने वाला है एग्जाम में। ओके बाय, जय हिंद, एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए।